जनरेटिंग स्टेशन से जो जनरेट हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए लोड के साइड जो रिसीव हो रहा है उसके साथ। अगर जनरेटिंग स्टेशन इक्वल टू लोड कंडीशन बनी रहेगी तो उस कंडीशन में मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। मींस अगर मैं एसी सिस्टम की बात कर रही हूँ, मतलब मैं एसी पावर की बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है एसी के थ्रू जो पावर जनरेट होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। तो मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे जनरेटर वाले के लिए लिख लिया कि जो जनरेटर की जो पावर है वो इक्वल है रियल पावर जनरेटिंग के प्लस रिएक्टिव पावर जनरेटिंग के। ठीक इसी तरह से जो लोड साइड जो रिसीव पावर हो रही है वो इक्वल है रियल पावर डिमांड के प्लस रिएक्टिव पावर डिमांड के। मींस अगर ये दोनों इक्वल कंडीशन में आएंगे तो उस केस में मेरा सिस्टम क्या रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। इट मींस व्हाट, मेरा सिस्टम जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा। मींस मैं ये जो मेन पैरामीटर्स है, मतलब इन चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरा सिस्टम है ठीक उसकी जो रियल पावर है, मींस उसकी जो जनरेटेड रियल पावर है वो इक्वल होना चाहिए जो डिमांड रियल पावर है उसके, और जो रिएक्टिव पावर है जनरेशन वाली वो इक्वल होना चाहिए डिमांड के साइड जो रिएक्टिव पावर है उसके। अगर ये कंडीशन हमें मिलती है, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो परफेक्टली बैलेंस कंडीशन में है, या हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा वो जो सिस्टम है वो कौन सी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में। सिंपल सा यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स बोले चीजों को समझाने के लिए। ठीक, बट स्टेबिलिटी को समझने के लिए मैं सिर्फ रियल और रिएक्टिव पावर की बात नहीं कर सकती, क्योंकि जब मेरा सिस्टम वर्क करता है तो वहाँ पे वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, एंगल, इन सब चीजों की बातें होती हैं। मींस मैं ये बोलना चाहूंगी आगे कि स्टेबिलिटी जो होती है, सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो रियल रिएक्टिव के साथ तो डिपेंड करती ही करती है, बट जो रियल रिएक्टिव होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। मींस मेन जो फैक्टर्स होते हैं सिस्टम के जिन पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है सिस्टम की, होते हैं वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी एंड एंगल। ठीक, क्या, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी एंड रोटर एंगल। ठीक, अब ये जो पैरामीटर्स होते हैं सिस्टम के, इस पे डिपेंड होता है मेरा रियल और रिएक्टिव पावर सिस्टम का। क्या बोला मैंने, सिस्टम के वोल्टेज, सिस्टम की फ्रिक्वेंसी और सिस्टम का जो रोटर एंगल होता है उस पे डिपेंड करता है क्या, मेरा रियल एंड रिएक्टिव पावर। फिर मैंने क्या कहा था कि अगर जनरेटिंग रियल पावर इक्वल होगी डिमांडिंग रियल पावर के, या फिर साथ ही साथ रिएक्टिव पावर, जनरेटिंग वाली रिएक्टिव पावर इक्वल होगी डिमांडिंग रिएक्टिव पावर के, तो उस केस में मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। अब रियल और रिएक्टिव को जानने के लिए मुझे सिस्टम का वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और एंगल पता होगा, तभी मैं उसके बेस्ड पे रियल और रिएक्टिव उसका निकाल पाऊंगी। मतलब जो रियल और रिएक्टिव पावर है वो इनडायरेक्टली या बोल सकते हो डायरेक्टली डिपेंड करता है सिस्टम के वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और एंगल पे। मींस अगर इसे मैं समझाना चाहूँ आगे तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो सिस्टम की जो रियल पावर है, ठीक है, सिस्टम की जो रियल पावर है उसमें जो चेंजेस आएगा वो किसके कारण आएगा, अगर सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आता है तो। मींस मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, ये हम लोग थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट में पढ़ चुके हैं। अगर कोई सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो सिस्टम की रियल पावर चेंज करेगी। ठीक, अगर किसी सिस्टम के वोल्टेज मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, अगर किसी सिस्टम के वोल्टेज मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो उस सिस्टम की जो रिएक्टिव पावर है वो चेंज करेगी। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला, ये क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड होती है। मतलब रियल पावर की मैं बात करूँ तो रियल पावर में चेंज आएगा किसके कारण, अगर सिस्टम की फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है तो। अगर सिस्टम के वोल्टेज मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो सिस्टम की रिएक्टिव पावर में क्या होगा, चेंज आएगा। इट मीन सारी क्वांटिटी एक दूसरे पे से क्या होती है, लिंक होती है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। इसलिए मैंने बोला कि स्टेबिलिटी जो होती है सिस्टम की वो डिपेंड करती है वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी एंड डेल पे, बट मेन मेजर फैक्टर हमें रियल और रिएक्टिव फॉर्म में देखना है तो रियल और रिएक्टिव पावर जो है वो इन पर डिपेंड करती है। ठीक, सिंपल सा है, जो आगे टर्म्स आने हैं उसे समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट्स बोले और कुछ भी नहीं। ठीक, अब आगे इसी चीज को मैं और अब आप एक और बच रहा है, तुम लोग बोलोगे मैम रोटर एंगल की तो बात ही नहीं की। तो रोटर एंगल के लिए अगर मैं बात करती हूँ, सपोज मैंने इस सिस्टम को क्या मान लिया, सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर मतलब अल्टरनेटर। ठीक, मुझे पता है सिंक्रोनस जनरेटर है, अल्टरनेटर की बात करें, सिंक्रोनस की बात करें तो उसका जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है NS = 120 F/P। अब इस रिलेशन से अगर तुम लोग रिलेट करो क्या, कि अगर किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है
ठीक है। अगर किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, इट मींस व्हाट, उस सिस्टम की स्पीड भी चेंज हो रही है। क्लियर। अगर किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इट मींस कि उस सिस्टम की स्पीड भी चेंज हो रही है। अब अगर किसी सिस्टम की स्पीड में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है उस सिस्टम का जो रोटर एंगल है उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब रोटर एंगल भी इनसे क्या है, इनके साथ रिलेट है, इनके साथ लिंक है। मींस इस फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो स्पीड चेंज होगी। अब अगर सिस्टम की स्पीड में चेंज हो रहा है तो मींस उसके एंगल में क्या होगा, चेंज आएगा। इस तरह से फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और एंगल ये तीनों सिस्टम की स्टेबिलिटी के मेन पैरामीटर्स हैं। फिर इन पे डिपेंड होता है सिस्टम का रियल एंड रिएक्टिव पावर। अगर सिस्टम का रियल पावर डिमांडिंग और जनरेटिंग इक्वल होगा और अगर सिस्टम का रिएक्टिव पावर डिमांडिंग और जनरेटिंग वाला इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम मेरा स्टेबल है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम मेरा सिस्टम स्टेबल बना रहे, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। अब हम उन तीनों की बात करें, मतलब वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और एंगल की बात करें कि अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, माना चेंजेस आ रहे हैं तो किस उसके लिए भी लिमिट फिक्स है। हर चीज के लिए टॉलरेंस फिक्स किया जाता है कि इतना टॉलरेंस होगा तो हम लोग उसे कंसीडर कर पाएंगे। तो इसी तरह से वोल्टेज के लिए जो उसने टॉलरेंस फिक्स किया वो किया उसने प्लस माइनस 5% का। कितना? प्लस माइनस 5% का। मतलब 0.95 से मतलब मिनिमम साइड 0.95 और मैक्सिमम साइड 1.05 तक वो वोल्टेज को कंसीडर करेगा। ठीक है, वोल्टेज की रेंज को। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहा है वो प्लस माइनस 1% तक का टॉलरेंस वो क्या करेगा, कंसीडर कर लेगा। इसी तरह से लोड एंगल के लिए बोल रहा है कि लोड एंगल के लिए जो कंडीशन उसने फिक्स की है वो क्या है कि जो लोड एंगल है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किसके, किससे, जो मैक्सिमम लोड एंगल है उससे। ये कंडीशंस प्लीज दिमाग में रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में भी तुम्हारे काम आएगी कि स्टेबिलिटी के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए जो रेंज फिक्स की जाती है वो क्या होती है। जो मैंने नोट्स भेजे उसमें ये कंटेंट्स नहीं मिलेंगे। ये कंटेंट्स मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग सुन रहे हो और सुन के चीजें ज्यादा जल्दी याद होती है। वहां सिर्फ लिखने के हिसाब से कंटेंट है, यहाँ पे समझने के हिसाब से कंटेंट है। ठीक। तो यहाँ तक आई थिंक तुम लोग को चीजें पता चली होगी मैम ने क्या बोला। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी होता क्या है। ठीक। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी होता क्या है, तो यहाँ पे सिंपली लिखा है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो होता है वो होता है क्या, एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रीगेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर सब्जेक्टेड टू अ डिस्टर्बेंस। मींस अगर किसी कोई सिस्टम है, सपोज मैंने कोई एक सिंपल सा एग्जांपल देती है, सिस्टम रखा है, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस तो हुआ, वो उसने अपनी पोजीशन को चेंज की, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गया। ठीक। तो वो यही बोल रहा है कि स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी होता क्या है, एक ऐसी एबिलिटी होती है ऑफ द सिस्टम टू रीगेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर सब्जेक्ट टू अ डिस्टर्बेंस। ठीक। अब वो डिस्टर्बेंस ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मींस स्मॉल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है और लार्ज डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। वो डिस्टर्बेंस कैसे, किस टाइप के डिस्टर्बेंस, फॉल्ट हो सकते हैं, लोड चेंज हो जा रहा है। ठीक। इस तरह से कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मींस वहां पे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। चीजें स्टेबल चलनी चाहिए थे लेकिन वहां पे अचानक से फॉल्ट आ गया, मतलब चीजें चेंज हो गई। लोड में चेंज आ गया मतलब वहां पे चेंज हो रहा है। तो ये सब उस डिस्टर्बेंस में के अंदर आते हैं। ठीक। मैंने क्या बोला वहां पे, डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस कोई भी हो सकता है, लार्ज डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, स्मॉल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें स्मॉल डिस्टर्बेंस की, तो स्मॉल डिस्टर्बेंस के अंदर कौन सी चीजें आती है, स्विचिंग वाली कंडीशन, स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ द स्मॉल लोड, लाइन ट्रिपिंग, स्मॉल जनरेटर स्ट्रिपिंग, ये सब स्मॉल डिस्टर्बेंस के अंदर आता है। और अगर मैं लार्ज डिस्टर्बेंस की बात करूं तो जो लार्ज डिस्टर्बेंस में आता है वो आता है जैसे फॉल्ट, स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ, यहाँ पे स्मॉल लोड था तो यहाँ पे हो गया ये लार्ज लोड के लिए, ट्रिपिंग ऑफ लार्ज जनरेटर्स। मीन्स वही की वही जो स्मॉल चीज, स्मॉल कंडीशंस के लिए चल रही तो स्मॉल डिस्टर्बेंस में आ गई, जो लार्ज कंडीशंस के लिए चल रही तो वो किसके अंदर आ गई, लार्ज डिस्टर्बेंस की आ गई। तो आई थिंक यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत सिंपल से टर्म्स में मैंने बोला है कि ऐसी एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रीगेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर चेंजेस ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक। मीन्स स्मॉल डिस्टर्बेंस भी अगर हुआ है, डिस्टर्बेंस भी सब्जेक्ट है वहां पे, सब्जेक्ट मतलब अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस भी अगर उस सिस्टम पे हुआ है, सडन लोड चेंज हो गया, सडन वहां पे फॉल्ट आ गया, तो वो विद इन कुछ सेकंड के लिए आया और फिर वो चला गया। तो सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए और वापस वो अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ गए, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक। फिर मैंने यहाँ पे सिंपल ब्लॉक्स में इन चीजों को बनाया है, यहीं से याद कर लोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ज्यादा थ्योरी पढ़ने से अच्छा। ठीक। अब आगे हम लोग इसके
तुम लोग की अटेंडेंस ले लूं? बहुत आसान है, सुनोगे तो आराम से कर लोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम स्टेबिलिटी, तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के जो क्लासिफिकेशंस है वो कौन कौन से? एक रोटर एंगल स्टेबिलिटी होता है, सेकंड वन इज अ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एंड थर्ड वन इज अ वोल्टेज स्टेबिलिटी। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? रोटर एंगल स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी। ठीक, फिर इसमें फिर फर्दर से क्लासिफाइड किया गया है क्या? जो रोटर एंगल स्टेबिलिटी होता है उसमें आता है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और एक आता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ऐसे ही जो वोल्टेज स्टेबिलिटी होते हैं उसके भी दो टाइप है, स्मॉल डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी, लार्ज डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी। ठीक, एक बार फिर से पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के टाइप्स में रोटर एंगल स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी। क्लियर? रोटर एंगल स्टेबिलिटी में फिर स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। और वोल्टेज स्टेबिलिटी के फिर फर्दर दो टाइप्स है, स्मॉल डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड लार्ज डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी। ठीक, अब इसके बारे में वो बता रहा है कि जो हमने अलग अलग उसे क्लासिफाइड किया है, अलग अलग उसे अलग अलग टाइप्स उसके बताए हैं, स्टडी स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्मॉल डिस्टरबेंस स्टेबिलिटी, स्मॉल डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी, लार्ज डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी। तो उनके लिए वो बोल रहा है कि जो जैसे स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात करूं या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात करूं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मींस उसमें जो अपन जैसे रोटर एंगल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आ रहा है स्टडी स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो डिस्टरबेंस होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बट जो आगे की चीजें फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी और वोल्टेज स्टेबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो इसी चीज को उसने यहाँ पे एक सिंपल से चार्ट के फॉर्म में बताया है। अगर इस चार्ट को दिमाग में रखोगे तो क्लासिफिकेशंस आराम से बता पाओगे। अब इसी के आगे हम लोग आगे वन बाय वन एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहला हम लोग ने जिसे पढ़ा था रोटर एंगल स्टेबिलिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रोटर एंगल स्टेबिलिटी। तो जो रोटर एंगल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिमेन इन सिंक्रोनिस इवन आफ्टर सब्जेक्ट टू अ डिस्टरबेंस। ठीक, रोटर एंगल स्टेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिमेन इन सिंक्रोनिस इवन आफ्टर सब्जेक्टेड टू अ डिस्टरबेंस। मींस जो ये स्टेबिलिटी होती है, डेफिनेशन एकदम आसान सी है। ठीक, जो ये स्टेबिलिटी होती है डिपेंड करती है किस पे? रोटर एंगल जो होता है, मतलब जो ये सिस्टम का जो स्टेबिलिटी होती है, मींस रोटर एंगल जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? उस सिस्टम के मैकेनिकल टॉर्क पे और उस सिस्टम के इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक टॉर्क पे। मींस कोई भी सिस्टम है उसमें दो टॉर्क होते हैं, एक मैकेनिकल टॉर्क होता है, एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क होता है। तो जो रोटर का एंगल है वो डिपेंड करता है उस सिस्टम के मैकेनिकल टॉर्क पे और इलेक्ट्रिकल टॉर्क पे। मींस वो कहना चाह रहा है जैसे कि मैंने जब तुम लोग को वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और एंगल के लिए कंडीशंस बताई थी कि इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, इसकी रेंज इतनी होनी चाहिए, तो मैंने एंगल के लिए भी तुम्हें कंडीशन बताई थी कि जो एंगल होना चाहिए शुड बी लेस देन होना चाहिए किसके? जो मैक्सिमम एंगल है उससे। ठीक, जो मैक्सिमम एंगल है उससे क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस अगर होता है तो उस केस में ये जो एंगल है ये शायद हो सकता है मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, या हो सकता है मैक्सिमम से और भी मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए। ठीक, तो उस केस में वहां पे क्या होता है? जो रोटर एंगल स्टेबिलिटी जो है उसमें जो भी डिस्टरबेंस वगैरह आता है वो उस कंडीशन में आता है अगर वहां का जो एंगल है वो उसके मैक्सिमम एंगल से भी ज्यादा चले जाए। तो उसे वापस सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए, वापस उस कंडीशंस में लाने के लिए क्या करना होता है? जो रोटर एंगल होता है वो डिपेंड करता है मैकेनिकल टॉर्क। मींस मैं उसे लिख सकती हूँ कैसे? या तो मैकेनिकल टॉर्क पे और इलेक्ट्रिकल टॉर्क पे। मींस मैं बोल सकती हूँ जो मैकेनिकली जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो पावर जनरेट होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो शाफ्ट होती है उसके थ्रू जो पावर जनरेट होती है, उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या? टॉर्क। कौन सा टॉर्क? मैकेनिकल टॉर्क इनटू जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो। सेम एज इट इज ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टॉर्क है उसे निकालने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकली जो पावर वहां पे जनरेट होगी रोटर पे, उसे हम लिख सकते हैं
क्या, इलेक्ट्रिकली पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल टॉर्क इज इनटू एंगुलर मींस सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए, रोटर एंगल स्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी कि ये दोनों जो पावर जनरेट हो रही है, मतलब मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली जो टॉर्क आ रहा है या मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली जो पावर जनरेट हो रही है वो शुड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों और ये दोनों जो काम करते हैं, मैकेनिकली टॉर्क और इलेक्ट्रिकली टॉर्क जो काम करते हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं उसी कंडीशन में मेरा रोटर जो होता है वो स्मूथली क्या करता है, रोटेट कर पाता है। अगर तुम लोग ने सिंक्रोनस मशीन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, इंडक्शन मशीन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो उसके प्रिंसिपल में तुम लोग ने पढ़ा होगा कि फ्लक्स जनरेट होते हैं, वो रोटेट करते हैं। फ्लक्स के रोटेटिंग की जो डायरेक्शन होती है वो रोटर के रोटेटिंग की डायरेक्शंस के अपोजिट होती है, क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो फ्लक्स और जो कंडक्टर है वो दोनों आपस में लॉक हो जाएंगे। लॉक हो जाएंगे तो जो कटिंग वाली कंडीशन है, फ्लक्स कटिंग वाली जो कंडीशन है, मतलब ईएमएफ जनरेट वाली जो कंडीशन है वो वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इस कारण से दोनों की जो डायरेक्शंस होती है वो दोनों अपोजिट होती है, अपोजिट होती है, उसी कारण से वो क्या होते हैं, रोटेट कर पाते हैं। तो सेम इसके लिए भी यहाँ पे वही कंडीशन को बोल रहा है कि जो मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क है दोनों की डायरेक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए और वो दोनों इक्वली बने रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में मेरा रोटर एंगल की जो स्टेबिलिटी है वो जैसी चाहिए मुझे वैसी क्या होगी, बनी रहेगी। तो ये रोटर एंगल के अंदर मैंने 3-4 से पॉइंट्स बोले और कुछ भी नहीं बोले। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ये कंडीशंस नहीं होती है, अगर ये बैलेंस नहीं होता है, इसमें डिस्टरबेंस आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो रोटर है उसमें ऑसिलेशंस क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक, वो वाइब्रेट करेगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये वाली कंडीशंस वहाँ पे क्या होगी, फुलफिल होने लगेगी, मतलब ये वाली कंडीशन वहाँ पे क्या होगी, डेवलप होने लगेगी, वहाँ पे बनने लगेगी। तो ये सिंपल सा फंडा मैंने रोटर एंगल स्टेबिलिटी के अंदर बताया। यहाँ से मेरे छोटे से कंसेप्ट तुम्हें दे रही हूँ, प्लीज इसे डिटेल में पढ़ना, इन चीजों को दिमाग में रख के आराम से सारी स्टेबिलिटी समझ जाओगे। एकदम इजी वे में छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे बता रही हूँ और कुछ भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट था, मैं उसी के अंदर रोटर एंगल स्टेबिलिटी के अंदर हम लोग ने बात की थी स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, सिंपल डेफिनेशंस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है वो क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिमेन इन सिंक्रोनिस व्हेन सब्जेक्टेड अ स्मॉल डिस्टरबेंस। मतलब जो थोड़े डिस्टरबेंस के कारण डिस्टरबेंस हुआ, देन उसके बाद फिर से वो अपनी सिंक्रोनिस में कंडीशन में आ जाता है, तो उसे बोलते हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। और जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता है वो होता है लार्ज डिस्टरबेंस के कारण। तो उसने ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए बोला इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिमेन इन सिंक्रोनिस व्हेन सब्जेक्टेड टू अ लार्ज डिस्टरबेंस, दिस कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ये इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कि सपोज तुम्हें दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने को आता है तो भी तुम यहीं से उन पॉइंट्स को ले सकते हो। सपोज तुम लोग को इन सब स्टेबिलिटीज को लिखने को आता है तो तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर इसी के लिए वो आगे बोलता है क्या कि जो स्विंग इक्वेशन, हाँ, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं वो स्विंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है। मतलब स्विंग इक्वेशन की हेल्प से स्टडी स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं किसी सिस्टम की। और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को समझने के लिए की एनालिसिस करने के लिए हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया का क्या करते हैं, मेथड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इक्वल एरिया क्राइटेरिया के थ्रू हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को, स्विंग इक्वेशन के थ्रू हम लोग स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब जो टाइम ऑपरेशंस होता है, मतलब स्टडी स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए या फिर से ठीक करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो टाइम ऑपरेशन होता है वो 0.1 सेकंड से 10 सेकंड तक का होता है। सिमिलरली ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए भी यही होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम आपने तो यहाँ बोला था स्मॉल डिस्टरबेंस, यहाँ तो बोला था लार्ज डिस्टरबेंस। मैं यहाँ पे जो मैंने टाइम ऑपरेशन बताया है वो डिस्टरबेंस का ऑपरेशन नहीं बताया, उसे फिर से रीगेन करने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसके लिए जो टाइम लगता है, उसके लिए जो टाइम यूज होता है, उस टाइम की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि 0.1 से 10 सेकंड तक और 0.1 से 10 सिमिलर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए वही होता है। इसलिए हम लोग ने इसके लिए वर्ड यूज किया था कि ये दोनों जो होता है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसलिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर? इसी के आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वोल्टेज स्टेबिलिटी। इसकी वोल्टेज स्टेबिलिटी की एकदम सिंपल फंडे में बोलूंगी, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले कि जब मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को स्टेबिलिटी पढ़ाना शुरू किया उस टाइम पे मैंने कहा था कि PD इज इक्वल टू PG इज इक्वल टू PD, QD इज इक्वल टू
QG इज इक्वल टू QD, मतलब रियल पावर, रिएक्टिव पावर, डिमांडिंग और जनरेटिंग दोनों इक्वल इक्वल होंगी तो स्टेबल होगी। फिर मैंने वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और एंगल की बात की। तो मैंने वोल्टेज के लिए भी रेंज बताई कि वोल्टेज की रेंज इतने से इतने चलेगी, मतलब प्लस माइनस 5%, मतलब 0.95 टू 1.05, इस टाइप से इस रेंज में वो चलेगा। मींस मुझे मेरे सिस्टम को अगर स्टेबल बनाए रखना है तो मुझे उस रेंज में चलना पड़ेगा। ठीक, जो वोल्टेज की रेंज मैंने बताई थी उस रेंज में मेरा वोल्टेज क्या होना चाहिए, शुड बी लाई करना चाहिए, तो मेरा सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल बना रहेगा। ये पॉइंट को दिमाग में रखना, तब मैं आगे की बातें करूंगी। तो वोल्टेज स्टेबिलिटी के लिए वो बोल रहा है एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन स्टेडी स्टेट वोल्टेज ऑल द सिस्टम बसेस व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डिस्टरबेंस। ठीक, यहाँ पे वो बोल रहा है, सपोज मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, या मैं वापस इस डायग्राम पे चलूं, इस डायग्राम की मैं बात करूं, सपोज इस डायग्राम की बात करूं, इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जनरेटिंग स्टेशन है, लोड साइड है। ठीक, अब यहाँ पे जो ये इस तरह से कनेक्टेड है, ये बसेस है। क्या है, ये बसेस है। अगर ये बस जनरेटर के रिस्पेक्ट में लगी हुई है तो ये जनरेटिंग बस कहलाती है। अगर ये बस लोड के रिस्पेक्ट में लगी है तो ये बस लोड बस कहलाती है। क्लियर? अब जब तुम लोगों ने कभी स्टडी किया होगा या सेकेंड यूनिट में पढ़ा ही है, स्टडी क्या किया होगा कि 30 बसेस, 40 बसेस, 50 बसेस, 8 बसेस, मींस एक सिस्टम में, एक पावर सिस्टम में नंबर ऑफ बसेस कनेक्टेड होती है। वो बसेस 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। क्लियर? इस तरह से स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड के बीच में नंबर ऑफ बसेस बहुत सारी कनेक्टेड होती है। क्लियर? अब हर बस का जो वोल्टेज है शुड भी मुझे मेंटेन करना होता है, कितना, उसकी जो रेंज मुझे मेंटेन करनी होती है, मतलब जो जिस रेंज में चलना उस रेंज में चलना चाहिए, मतलब कि 0.95 वोल्ट टू 1.05 जो मैंने रेंज ली थी वो, मतलब इतना उसमें टोलरेंस चलेगा, इसके अलावा उसमें टोलरेंस नहीं चलेगा। तो अगर सारी बसेस इस रेंज में चलेंगी, इस लिमिट में चलेंगी, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अगर इस रेंज के बाहर जाता है तो वहाँ पे मतलब मुझे वोल्टेज स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो आनी है। तो उसी चीज को वो वहाँ पे समझाने, उसी एग्जाम्पल से वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो वोल्टेज स्टेबिलिटी है वो क्या बोल रहा है, वो एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन स्टेडी स्टेट वोल्टेज फॉर ऑल द सिस्टम बसेस व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डिस्टरबेंस। मतलब अगर सिस्टम में डिस्टरबेंस आ भी रहा है तो पूरे सिस्टम की जो बसेस है वो उसका जो लिमिट है, उसका जो वोल्टेज सेट किया है वो उस रेंज में रहता है, उसे मेंटेन करता है, या डिस्टरबेंस के बाद वापस उसी रेंज में आ जाता है, तो वो जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं वोल्टेज स्टेबिलिटी। ठीक, तो ये सिंपल सी चीजें थी जो मैंने पढ़ी थी। अब जब नेक्स्ट हम लोग, जब भी हमारी डाउट क्लास स्टार्ट होगी मिड सेम के बाद से, या जो भी जब भी चलेगी, तो हम लोग इसके आगे इसकी स्विंग इक्वेशन, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, नो डाउट बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। क्लासेस लगानी ही होगी हमें और तुम्हें भी करनी होगी, तो प्लीज स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ही मैं उसमें कवर करूंगी। अभी क्वेश्चन भी आएंगे मिड सेम में, तो डरना मत, तुम लोग तो वैसे भी डरने वाले नहीं, आराम से लिख लोगे, तो वहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लेना और आराम से लिख लेना चीजों को समझ के जहाँ से लिखना है। स्टेबिलिटी का मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया ताकि जो थोड़ा पढ़ने का शौकीन रहता है वो इन चीजों को बेस बना के उसको इंटरेस्ट आ जाएगा और वो आगे की चीजें कवर अप आराम से कर लेगा। प्लीज पावर सिस्टम 2 में सिर्फ पहली यूनिट निकाल दो, पहली यूनिट निकाल दो, बाकी सारी यूनिट काम की आगे के लिए। सेकंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड में भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, फोर्थ में भी वोल्टेज से रिलेटेड है, और फिफ्थ तो स्टेबिलिटी। फिफ्थ फर्स्ट यूनिट ओनली फॉर दी मैनेजमेंट पर्पस, मींस सिंपल कहीं पे तुम्हें अपना रिप्रेजेंट करना है कि अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग, यू नो व्हाट इज रिस्ट्रक्चरिंग, या फिर कहीं पे तुम्हें इलेक्ट्रिकल प्राइसिंग बतानी है, या फिर कहीं पे तुम्हें मतलब उसमें जो नॉर्मल नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन क्या होता है, वो सब छोटे छोटे डीजी वगैरह, आजकल डीजी वगैरह पे बहुत काम हो रहा है, सोलर पैनल्स पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो वहाँ पे वो वाली चीजों के लिए वो चैप्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट फॉर एग्जाम्पल पर्पज के लिए, एग्जाम्स के पर्पज के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बाकी की जो पावर सिस्टम है रट डालो, डालो, गेट एग्जाम आराम से निकल जाएगा। और तुम लोग 6 सेम में आ गए हो तो
क्लियर ही कर लिया ऑलमोस्ट। तो अब आगे वाला जो गेट एग्जाम है प्लीज स्किप मत करना, जो उसके लिए सोच रहा है, प्लान कर रहा है, बहुत टाइम है, ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई घर में ही पढ़ रहा है। और खुदा ना खास्ता गेट एग्जाम निकल जाती है तो जिंदगी सवर जाएगी, मतलब कुछ अच्छा हो जाएगा। एनआईटी आईटी का टैग ले लोगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा है। मुझे मालूम है कुछ लोग बोलेंगे कि आज के टाइम में एनआईटी आईटी का टैग लेके भी क्या करेंगे, क्या हो रहा है। खुद तो अच्छा फील करोगे तो जाने दो, खुद के लिए तो अच्छा फील करोगे कि आगे के लिए, मतलब एटलीस्ट लॉकडाउन अभी चलना है, ये टाइम अभी चलना है, अपने आप को सबसे पहले तो सेफ रखो। खुद सेफ रहोगे तो आगे के लिए सोच पाओगे। अभी तो ये कंडीशन है, कौन के साथ क्या हो रहा है, अभी हमारे साथ जितने बच्चे हैं उन्हीं में ही कितने सारों के साथ क्या क्या हो गया कि क्या बताऊं, मेरे अड़ोस पड़ोस में ही क्या क्या हो गया कि मुझे क्या बताऊं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। प्लीज सबसे प्रायोरिटी ये है कि जिंदगी है तो सब कुछ है, प्लीज अपने आप को पहले सेव करके चलो। और अभी मीटिंग एंड होने वाली है, सिर्फ यही है कि बेटा प्लीज सब लोग अपना ध्यान रखो। साथ साथ जो मैम और सर जो बोल रहे हैं, अगर तुम सब कुछ ठीक है घर में, तुम लोग ओके हो तो प्लीज, जो लोग ओके हैं वो लोग तो वो चीजें कर दे, जो ओके नहीं है वो अपनी चीजों को समझ के प्रायोरिटी जो है पहले उसे करके फिर बाद में भी उसे भी करें, सारी चीजों को बैलेंसिंग करके चलो, इसी का नाम है लाइफ। चलो सब लोग ध्यान रखो, फिर मिलते हैं। सब लोग प्लीज प्लीज अपना पूरी तरह से ध्यान रखो, ओके सब लोग हो। मैम सुन रहे हो?